देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस कंपोनेंट्स, है ना। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इन द सॉलिड इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस। ये हमने बीएससी में पढ़ा था। देर आर 9 स्ट्रेस कंपोनेंट, क्योंकि स्ट्रेन के हमारे पास 9 कंपोनेंट आए थे, इसलिए स्ट्रेस के भी क्या होंगे, 9 कंपोनेंट होंगे। अब वो 9 कंपोनेंट देखो, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई, जेड जेड। इनका क्या मतलब है? ऊपर जो टर्म लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेट्स सी। द कैपिटल लेटर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि अगर ऊपर कैपिटल लिखा हुआ है, यानी ये जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये एक्स डायरेक्शन में लगेगा। अगर ऊपर कैपिटल वाई लिखा हुआ है तो ये फोर्स वाई डायरेक्शन में लगेगा। ऊपर कैपिटल जेड लिखा हुआ है तो ये जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो कैपिटल लेटर्स है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड द सबस्क्रिप्ट जो नीचे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं दैट इंडिकेट्स द नॉर्मल टू द प्लेन टू विच द फोर्स इज अप्लाइड। यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स जो है एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, पर वो किसी न किसी प्लेन पे लग रहा होगा। तो क्योंकि यूनिट एरिया पे लग रहा है ना, तो एरिया के लिए प्लेन चाहिए हमें। तो जिस प्लेन पे फोर्स लग रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो जो है नीचे लिखा हुआ लेटर जो है वो बता रहा है। डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे यहां पर देखिए, इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करना। एक स्ट्रेस कंपोनेंट है एक्स और एक्स। इट इज अ फोर्स अप्लाइड इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि देखो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है तो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए। और एक्स डायरेक्शन आपकी कौन सी है? देखो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन के पैरेलल लगाया अपन ने, ये रहा। करेक्ट। तो ये कौन से एरिया पे लग रहा है? इस एरिया पे लग, मतलब ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। टू अ यूनिट एरिया ऑफ अ प्लेन हुज नॉर्मल। अब ये कह रहा है कि नीचे वाला जो है वो ये बताएगा कि जिस प्लेन पे ये फोर्स लग रहा है उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन होनी चाहिए एक्स। उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन होनी चाहिए एक्स डायरेक्शन होनी चाहिए उसके नॉर्मल। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो किस प्लेन पे लग रहा है, यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि ये जो है वो किस प्लेन पे लग रहा है। अब ये प्लेन में 3D में आपको कैसे इमेजिन करवाऊं? आ यस, ये देखो, मैं पूरा इसको ब्लू कलर के शेड से करती हूँ ना। ब्लू कलर के शेड से एक एरिया बना रही हूँ ना। वो देखो एक बार अब तो। अब आपको ये डायग्राम में ये एरिया दिख रहा होगा। इस एरिया के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस एरिया के। अगर इस एरिया के मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायग्राम में देख के बताओ कि ये प्लेन जो बनाया है मैंने ब्लू कलर के शेड से, ये प्लेन की डायमेंशन जो है, एक्सिस जो है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? एक तो वाई के पैरेलल आ रही है, देखो ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये तो वाई डायरेक्शन में आ रही है। करेक्ट। तो एक तो वाई डायरेक्शन में आ रही है, एक जा रही है ऊपर जेड डायरेक्शन में। यानी कि ये जो एरिया बनाया हुआ है हमारा, ये वाई जेड प्लेन में है। करेक्ट। ये हमारा है वाई जेड प्लेन में। और वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? एक्स। तो इसका मतलब जो ये कैपिटल एक्स फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन जो है, कैपिटल एक्स तो क्या बताएगा आपको? फोर्स की डायरेक्शन। यानी कि वाई जेड प्लेन में जो एरिया रखा हुआ है उस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसे देखो सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे ऐसे एकदम 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। ये जो एरिया बना हुआ है वाईजेड प्लेन में है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ तो वो फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही लगेगा, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? कैपिटल एक्स। ठीक है। और जो नीचे वाला एक्स है वो क्या बताता है कि जिस प्लेन पे आप फोर्स लगा रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी कौन सी आ रही है? एक्स। तो ये एक्स एक्स तो क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपोनेंट लेते हैं। एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई का मतलब है कि फोर्स तो अभी भी आपका एक्स डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन जिस प्लेन पे लगना चाहिए उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई होनी चाहिए। सो इस बार जो हमने प्लेन लिया है वो प्लेन कौन सा है?
वो ये है, रेड वाला है देखो। इस एरिया को ध्यान से देखना, सबसे पहले ये किस प्लेन में है वो बता देते हैं। तो इसकी एक लाइन तो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ये तो जेड एक्सिस में है। एक आपके पास देखो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि आपका एरिया जो है वो किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। एरिया जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई, वाई। इसलिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वाई। लेकिन फोर्स लगेगा इस पे एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर नहीं लगा सकते। अगर आपने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स डाल दिया तो परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, वाई में, जबकि आपको फोर्स लगाना है एक्स डायरेक्शन में। यानी कि ध्यान रखिए आपको टेंजेंशियल फोर्स लगाना है। टेंजेंशियल का मतलब यहाँ इसमें इस वाले ब्लू कलर पे तो आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था, यानी दीवार को पूरा बिल्कुल परपेंडिकुलर धक्का दिया। अब आप दीवार जो है, सपोज करो इस तरह से यहाँ पे आपके पास प्लेन है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, करेक्ट। यानी जिधर प्लेन रखा हुआ है आप उसको उधर ही लगा रहे हो। तो जिधर प्लेन रखा हुआ है, प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन में है, तो नॉर्मल डायरेक्शन तो वाई हो जाएगी, इसलिए नीचे तो वाई लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी होनी चाहिए, एक्स जेड होनी चाहिए। सो सपोज ये जो डायरेक्शन है वो आपकी एक्स है और ऊपर वाली डायरेक्शन आपकी जेड है, तो आपको एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना है, तो दीवार को इधर से धक्का देना है, ना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से धक्का देना है। तो आई होप आपको एक्स एक्स में और एक्स वाई में डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया। इस तरह से बाकी भी बना सकते हैं। टू डायमेंशन में देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन दैट फॉर अ बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स बैलेंस है, तो फोर्स बैलेंस होने का मतलब यहाँ पे वाई एक्स और एक्स वाई बराबर है। अब देखो वाई एक्स और एक्स वाई को बराबर करना है, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया हुआ है, और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बहुत अच्छी से बनाई हुई है यहाँ पे। सबसे पहले एक्स वाई की डायरेक्शन देखते हैं, एक्स वाई है ना, एक्स वाई में यहाँ पे आपके पास कैपिटल एक्स लगा हुआ है। सो कैपिटल एक्स का मतलब फोर्स की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। इसलिए जो एरो बनाया हुआ है देख लीजिए वो किधर बनाया हुआ है, एक्स डायरेक्शन बनाया हुआ है, तो ये फोर्स तो लगेगा एक्स डायरेक्शन में, करेक्ट। और इसके नॉर्मल जो है, इसके नॉर्मल कौन सा होना चाहिए, वाई डायरेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो एरो जा रहा है, जिस प्लेन पे ये लग रहा है, इधर लग रहा है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी आ रही है, आपकी वाई आ रही है। इसके नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी आ रही है, वाई आ रही है, ठीक है। अब एक्स वाई उधर लग रहा है, एक्स वाई इधर भी लग सकता है, ये भी एक्स वाई ही है, ये भी हमारे पास क्या लगेगा, एक्स वाई लगेगा। वाई एक्स की बात करते हैं, वाई एक्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आपके पास फोर्स की डायरेक्शन वाई होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन देखो या तो ऊपर की वाई होगी या फिर नीचे की वाई होगी, और नीचे का जो एक्स है वो बताता है कि जिस प्लेन पे लग रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वो एक्स है हमारे पास में। यहाँ पर ये कह रहा है सम ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो टोटल एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो है आपका जीरो होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स आपके पास कौन कौन से हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एक तो ये है और एक आपके पास ये है, तो ये लग रहा है राइट हैंड साइड में, ये लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो बिकम्स जीरो। सिमिलरली आपके पास में यहाँ पे वाई डायरेक्शन के फोर्स भी है, वो वेनिश हो जाने चाहिए। तो वाई डायरेक्शन के फोर्स भी आपके पास ये वाला, इसका मतलब ये वाला जो एक्स वाई है, एक्स वाई जो है वो आपके पास में इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास देखो, द सम ऑफ द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो जीरो, वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस भी क्या होने जाने चाहिए, आपके पास में जीरो हो जाने चाहिए। तो ये ऊपर वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इनका टोटल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन क्योंकि वो उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, यानी एक फोर्स इधर जा रहा है और एक फोर्स इधर जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जब बराबर होता है तो हमें पता है ये मिलकर क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। बट हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो टोटल टॉर्क अबाउट द ओरिजिन शुड ऑल्सो बी जीरो। तो टोटल टॉर्क जीरो होने के लिए क्या होगा, टोटल टॉर्क जीरो होने के लिए कंडीशन क्या होगी, अब टोटल टॉर्क जीरो होने के लिए कंडीशन देखो, टोटल टॉर्क जीरो होने के लिए ये ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक टॉर्क बनाएगा, करेक्ट। उस टॉर्क में फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये एक्स वाई है,
और एक हमारे पास ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलके टॉर्क बनाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर ले, तो ये वाला एरो जितना इधर धक्का देगा, वापस ये वाला एरो उतना उधर धक्का दे देना चाहिए। तो टॉर्क बैलेंस होगा एक्स वाई का, टॉर्क जो है वो वाई एक्स वाले टॉर्क से बैलेंस होना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है कि टॉर्क तभी बैलेंस होगा जब वाई एक्स की वैल्यू एक्स वाई के बराबर होगी। ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, जब वाई एक्स और एक्स वाई ये फोर्स बराबर हो जाएंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ रही है, वाई एक्स और एक्स वाई आ रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखो, वो जो भी एक्सेलरेशन पॉइंट ये छोड़ो, द स्ट्रेस कंपोनेंट एक्स वाई represents a force applied in the x direction, क्योंकि कैपिटल x लगा हुआ है, to a unit area of a plane whose normal lies in y direction, क्योंकि नीचे y लगा हुआ है तो y direction में है। The number of independent stress components is reduced from 9 to 6 by applying to an elementary cube। अगर जो स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं वो क्यूबिकल ले रहे हैं, तो जो 9 कंपोनेंट है वो 6 कंपोनेंट में ही रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा कि डी फॉर्मेशन है जो सेम रहना चाहिए, और अभी अपन ने स्क्वायर के केस में देखा कि जो वाई एक्स है वो एक्स वाई के बराबर आ रहा था। ये वाली कंडीशन अभी अभी अपन ने देखी थी। अब यही कंडीशन अगर अपन वाई जेड प्लेन के लिए लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यही अगर जेड एक्स के लिए लेते हैं तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास 9 कंपोनेंट जो थे वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 में हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, 3 कंपोनेंट कम हो जाएंगे। और किस वजह से आया, द कंडीशन दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन वेनिश एंड द टोटल टॉर्क मस्ट बी जीरो। तो टोटल टॉर्क जीरो होगा तभी हमारे पास क्यूब क्यूब में ही होगा वो, तभी हमारे पास 9 कंपोनेंट जो है वो 6 में हो जाएंगे। अब ये 6 कंपोनेंट जो है उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्स तो अभी भी रहेगा ही रहेगा, वाई वाई भी रहेगा ही रहेगा, और जेड जेड भी रहेगा ही रहेगा। बाकी इसमें से कोई सा भी ले लो, इसमें से कोई सा भी ले लो, इसमें से कोई सा भी एक ले लो। तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ले लिया, इधर से अपन ने वाई जेड ले लिया, इधर से अपन ने जेड एक्स ले लिया, और इधर से अपन ने सबका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एक्स वाई। तो हमारे पास स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट हो गए, 6 कंपोनेंट हो गए। स्ट्रेस कंपोनेंट हैव द डायमेंशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमें पता ही है। द स्ट्रेन कंपोनेंट्स आर, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। तो जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ओके, ये हमारा हो गया स्ट्रेस कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबस में, देखो एक बार अपन ने स्ट्रेस कंपोनेंट पढ़ तो लिया, पर ये अलग से सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बट ये इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, इलास्टिक कंप्लायंस एंड स्टिफनेस कांस्टेंट, ये वाला टॉपिक मैं बता देती हूँ। इलास्टिक कंप्लायंस एंड स्टिफनेस कांस्टेंट, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।